इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन या फिर आप कहें इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, इसके बारे में शुरुआत से हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये संस्था जो है वो काम कर रही है। 2012 में ये संस्था जो है वो अपने आप को ये भी कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत जो है वो रजिस्टर्ड करवाती है, लेकिन रजिस्टर्ड जब करवाती है तो अपने मानक जो है वो पूरे नहीं करती है और फिर भी रजिस्टर्ड हो जाती है। 2021 तक ये रजिस्ट्रेशन रहती है लेकिन मानक पूरे नहीं होते हैं। इस दौरान 2012 से लेकर 2021 तक किस तरह से खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, उन सर्टिफिकेट्स के आधार पर खिलाड़ी जो हैं वो नौकरियां भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन मानक पूरे नहीं होते हैं। और इस बीच में सवाल ये भी उठता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट करते हैं, सर्टिफिकेट हासिल करते हैं जो उम्र में बड़े थे, यानी उम्र जो थी उनकी वो ऐसी नहीं थी कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, लेकिन फिर भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, नौकरी भी हासिल कर लेते हैं। इस सब चीज़ से पर्दा उठाया गौरव कपिल, जो खुद बॉडी बिल्डर रह चुके हैं और सहारनपुर से बेसिकली आते हैं। लेकिन जब इनको इस चीज़ का पता लगा कि किस तरह का खेल जो है इस फेडरेशन में चल रहा है तो उन्होंने आवाज़ उठाई। माई हिंदी टीवी जो है उनकी आवाज़ बना और लगातार जब से पहली मुलाकात जो है गौरव कपिल की हमसे हुई और उन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से काम जो है वो चल रहा है, हमने लगातार इस खबर को उठाया और पिछले ही कल हमने आपको ये बताया कि अब इस मामले में IBBF जो है इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, उसके खिलाफ CBI ने FIR दर्ज की है। आज हमारे साथ गौरव कपिल एक बार फिर से मौजूद हैं और आज खास तौर पर इस बात पे चर्चा होगी कि FIR जो दर्ज हुई, अब इस मामले में और चीज़ें जो हैं निकल के आएंगी क्योंकि CBI अपनी जांच करेगी, लेकिन इसके अलावा अभी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर और ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं IBBF में जो सवालों के घेरे में हैं और जिसमें खास तौर पर जिन लोगों ने सर्टिफिकेट हासिल कर नौकरियां पाई हैं। सबसे पहले तो गौरव कपिल, आपका स्वागत है माई हिंदी टीवी के स्टूडियो में, और उसके बाद बात करते हैं। पहली बात तो ये कि जिस हिसाब से आपने मेहनत की और आपके ज़रिए हमने ये खबर जो है उठाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि CBI ने अब इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। संजीव जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चैनल का और आपका, क्योंकि आपने उस साहस के साथ उन चीज़ों को, क्योंकि ये जिस तरीके का स्कैम है देश के अंदर खेल जगत से जुड़ा हुआ, जिसको हमने नाम उस टाइम पे भी दिया था कि खेल जगत में हो रहा है एक बड़ा खेला जी। इसमें जो अभी एक जागरूकता आपने जिस तरीके से चैनल के माध्यम से लाए, तो वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आई। सरकार ने और विभाग ने उन चीज़ों को गंभीरता से लिया। इसके अंदर प्रॉपर जब जांच हुई तो जांच के बाद आज एक हम कह सकते हैं कि हमें एक खुशखबरी कहेंगे, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो अपना एक आवरण ऐसा बना चुकी थी कि हम ही हैं जो खिलाड़ियों के हित के बारे में सोचते हैं जी। पर वो ये नहीं बताते कि इस जो ये हित का जो वो मुखौटा ओढ़े बैठे हैं उसके चक्कर में कितने खिलाड़ियों का उन्होंने हरास किया है, कितने खिलाड़ियों का शोषण किया है। अगर हम बात करें FIR की, जो CBI के द्वारा जांच उपरांत की गई है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपके द्वारा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग में अभी धाराएं दर्ज हुई हैं, और उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि आपने अनाधिकृत रूप से अब स्वयं को नेशनल फेडरेशन बताते हुए, स्पोर्ट्स फेडरेशन बताते हुए, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन बताते हुए आयोजन किए। उसमें आपने खिलाड़ियों को गुमराह किया है और प्रायोजकों को, आमजन को, और जैसे कि मैंने बताया कि इनका एक बड़ा तंत्र है। तो इसमें अभी जैसे तत्कालीन, क्योंकि इसमें अभी आधार जो बना है 2022-23 का एक प्रतियोगिता है उसको बनाया गया, तो उस समय पे जो तत्कालीन जो प्रेसिडेंट थे वो TV पॉली जी और सचिव हिरल सेठ वो थे, तो उनके नाम से ही ये FIR दर्ज हुई है। और इसमें FIR में बाकायदा लिखा गया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है उसके तहत और चीटिंग, ये दो चीजें बड़ी अहम जो इसमें सबसे अहम बात क्या है कि इनके द्वारा जारी जो दस्तावेज थे, जो सर्टिफिकेट्स जारी किए गए, वो भी इसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि उनका प्रयोग भर्तियों में हुआ है जी। तो अपने आप ही समझ में आ जाता है कि उन
दस्तावेजों का, और उन दस्तावेजों के माध्यम से जो खिलाड़ी भर्ती हो गए हैं, है ना, तो इस तरीके से फर्जी, जब जो जहां पर फर्जीवाड़ा आ गया तो वो तो अन्याय हुआ उन पात्र खिलाड़ियों के साथ भी जो उस वैकेंसी के अंतर्गत पात्र हो सकते थे, पर उनको एक षड्यंत्र के अंतर्गत पीछे हटा दिया गया। इसमें यह भी लिखा गया है कि इसमें और लोग भी मौजूद हैं। वो अपने आप ही स्वाभाविक है, क्योंकि ये अपने आप को एक राष्ट्रीय संस्था बताती है, तो राष्ट्रीय संस्था है तो उसके टीम के लोग प्रदेशों में भी मौजूद हैं, जिलों में भी मौजूद हैं, यानी ये एक सुसंगठित सुनियोजित अपराध की है। मैं एक जो एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई की तरफ से, थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि किस तरह के आरोप जो हैं वो इन पर लगे हैं। तो उसमें ये कहा गया, अ कंप्लेंट ऑफ श्री विवेक कुमार पीआई हैज बीन रिसीव्ड वेयरइन इट एज एलिज्ड दैट Shri T.V. Pauli, the then interim president, and Srimati Hiral Seth, the then general secretary, Indian Bodybuilders Federation, in criminal conspiracy with unknown others, unauthorizedly conducted national championship and issued fake, false certificates which were used for securing jobs, thereby cheated sportspersons, its sponsors and public at large by misrepresenting IBBF as a national sports federation during the year 2022-2023। अब यहाँ 2022-23 को आधार इन्होंने बनाया है। और इसके अंतर्गत बहुत सारी भर्तियां हुई हैं उन सर्टिफिकेट्स को आधार बना के। तो ये तो उन्होंने स्पष्ट उसके अंदर बोला भी है कि ये चीटिंग हुआ खिलाड़ियों के साथ, यानी लिखा हुआ बाकायदा कि सर्टिफिकेट्स जिस हिसाब से दिए गए हैं। दूसरी बात ये है कि जो संस्था 2012 में जिसको मान्यता मिली, क्या उससे पूर्व यहाँ पर कोई और संस्था नहीं थी? जिस संस्था का जन्म वर्ल्ड बॉडी का, जिससे ये अपने आप को एफिलेटेड बताती हैं, उसका आधार क्या है? उस संस्था का 2010 में जन्म होता है। 2010 में जन्म से उपरांत, अब उससे पहले जैसे और संस्थाएं देश के अंदर एक संस्था काम कर रही थी, उसकी एक इंटरनेशनल बॉडी थी जो 1946 से जिसका जन्म हुआ, और उसके बाद लगातार काम करते करते उसी ने एक हमारे देश के अंदर भी एक संस्था को मान्यता दी जी। 2010 से पहले क्या देश में कोई ऐसी संस्था मौजूद नहीं थी क्या जिसके पास किसी वर्ल्ड बॉडी से एफिलिएशन हो? ये अपने आप में सवाल है। क्या ऐसे, फिर अगर ऐसा एफिलिएशन नहीं था तो क्या कोई मान्यता प्राप्त संस्था नहीं थी क्या? ऐसी क्या मजबूरी तत्कालीन सरकार की थी कि एक 2 साल पहले, यानी 2012 में अगर किसी इनको मान्यता मिली तो 2 साल पहले जन्म हुई वर्ल्ड बॉडी के एफिलिएशन के आधार पर वहां पर मान्यता दे दी जाती है। क्या उस दौरान उनके मानक पूरे थे? ऐसी क्या मजबूरी या ऐसा क्या स्वार्थ था तत्कालीन सरकार का कि जो मानकों को दरकिनारा करते हुए ऐसे लोगों को मान्यता दी गई, जिसके परिणाम आज धोखे के रूप में खिलाड़ियों को भोगने पड़ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं, शुरुआत से ही हम एक सवाल जो लेकर चल रहे हैं और जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि इस फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा असर जो है वो उन लोगों पर पड़ा है, उन स्पोर्ट्स पर्सन पर पड़ा है जो पात्र थे, जो नौकरी हासिल कर सकते थे, जो अगर उनको सर्टिफिकेट मिलता तो वो नौकरी हासिल कर सकते थे, वो पार्टिसिपेट करते, एक अच्छी नौकरी उनको मिल जाती, उनका जीवन जो है वो एक अच्छा जीवन होता। लेकिन क्योंकि उनकी जगह ऐसे लोगों को सर्टिफिकेट दिए गए, इसमें एक तो है सर्टिफिकेट, दूसरा है आयु प्रमाण पत्र। आयु में भी छेड़छाड़ हुई है। ऐसे लोगों को खिलाया गया जिनकी आयु जो है वो नहीं थी खेलने लायक, लेकिन उनकी उम्र जो है वो 10 साल कम कर दी गई, 15 साल कम कर दी गई, और फिर उसके आधार पर उनको ये दर्शाया गया कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें सबसे बड़ी बात ये भी आई कि इसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का जो है वो नाम लिखा गया कि हाँ उसके अंतर्गत जो है ये रजिस्टर्ड है। इसी में क्या हुआ है, और उसी के आधार पर फिर उन लोगों को नौकरी मिली। अभी क्या हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कार्यरत जो संस्था है उसका नाम है यूपी बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन। उसमें क्या वहाँ पर खेला चल रहा है। इस संस्था ये मेरठ से रजिस्टर्ड है, डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से। उसका पत्रावली संख्या है 51648M। अब इसी नंबर के ऊपर
2 कार्य समिति काम कर रही है। एक कार्य समिति पे अभी किसी तरीके का कोई आक्षेप नहीं है, वो जो चल रही है वो संस्थापक अध्यक्ष के संरक्षण में चल रही है। दूसरी जो कार्य समिति काम कर रही है वो इसी IBBF से संबद्ध है, उसके द्वारा प्रदेश के अंदर नेशनल बॉडी ही जब करप्ट है, करप्ट है, अब प्रदेश में आ जाते हैं तो इनके द्वारा भी उसी तरीके के आयोजन किए गए। जब उससे संबंधित शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में की जाती है तो उसमें उनके द्वारा लिखित में जवाब दिया जाता है कि हमें जब चेतावनी पत्र, पहले तो उन्होंने बोला कि हमें पत्र जब वहां से आया, वो पत्र नहीं था, वो चेतावनी पत्र था। चेतावनी पत्र मिलने के बाद हमने नाम का दुरुपयोग नहीं किया, हमने इस्तेमाल नहीं किया, यानी उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि हमने उससे पहले इस्तेमाल किया। ये बात हुई 2024। अगर आज हम FIR की बात करें तो वो उन प्रतियोगिताओं के ऊपर हुआ है जो 2022-23 में, यानी वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जैसा हम फर्स्ट डे से बोल रहे हैं कि मंत्रालय ने स्वयं ये बोला है कि हमारे नाम का इस्तेमाल बिना मान्यता करना वो गलत है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो यही बात हम लगातार बोल रहे हैं कि आपने किसी का नाम इस्तेमाल कर लेना, वो भी सरकार का नाम इस्तेमाल बिना अनुमति कर लेना, वो अपराध की ही श्रेणी में आएगा। तो वहां पर उन्होंने इस चीज को बोल दिया और स्वयं स्वीकार भी कर लिया कि हाँ हमने ऐसा किया है। फिर अगर इसी की संबद्ध संस्था जिले की बात करें तो जिले की संस्था के द्वारा भी क्या ना वही हुआ ना कि वो जब नेशनल बॉडी उनकी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी जो है वो भी गलत कर रही है, प्रदेश की बॉडी करप्ट और जिले की बॉडी की बात करें तो उनके द्वारा भी सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में फर्जी एफिडेविट प्रस्तुत किए गए हैं। तो आप अपने आप समझ सकते हैं, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनके चरित्र के अंदर फर्जी दस्तावेज हैं। अगर आप बात करेंगे फर्जी दस्तावेजों से संबंधित तो ये लोग क्या कर रहे हैं, फर्जी दस्तावेज उन्होंने राष्ट्रीय खिलाड़ियों तक में बांट दिए। देन उसके बाद प्रदेश के अंदर उन्होंने ये हरकत की जिसके अंदर इनको अभी कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है कि आपकी मान्यता को क्यों निरस्त ना किया जाए, क्योंकि आपने खिलाड़ियों को, समाज को, स्पॉन्सर्स को, सबको गुमराह किया, अवैध धन की वसूली की है। वो स्थिति जिले में आ जाती है। तो ये तो इनका चरित्र है। बिल्कुल गौरव कपिल, हम बात कर रहे थे कि अब कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं ज़्यादातर जहां पर ये भर्तियां जो हैं वो हुई हैं। जैसे बीच में हमने पहले बात की थी कि रेलवे जो है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने जॉब हासिल की है। एक CGST डिपार्टमेंट है उसमें भी भर्तियां हुई हैं, जैसे पहले हमने इस पर भी बात की थी। तो अब उस पर क्या कार्रवाई आपकी नज़र में हो सकती है? दोनों चीज़ डिफर है, उसमें 2 बिंदु होते हैं। अगर हम बात करें 2021 के बाद की भर्तियों में, अभी जो हमारे पिछला जब हमारी बात हुई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रेलवे के द्वारा भी एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें 2021 के बाद के सभी सर्टिफिकेट को जो है उन्होंने स्वीकार करने से ये कह दिया कि अभी नहीं कर सकते, मान्य नहीं होंगे किसी इंक्रीमेंट और भर्ती के लिए, तो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ये उस टाइम उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था। तो 2021 के बाद बहुत सारी भर्तियां इस तरीके की हुई हैं जिनके अंदर उसके बाद के सर्टिफिकेट्स प्रयोग किए गए हैं, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी उस बॉडी के वहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं जिसका कोई आधार नहीं था, जिसके पास अपने जो इंटरनेशनल मानक होते हैं वो भी नहीं थे। तो जिस संस्था की वर्ल्ड बॉडी के पास भी उसके इंटरनेशनल मानक पूरे नहीं हैं, उसके सर्टिफिकेट्स हमारे देश के अंदर कैसे मान्य हो सकते हैं? उनको भी आधार बना के भर्तियां की गई हैं। ये अपने आप में अन्याय है उन खिलाड़ियों के साथ जो पात्र हो सकते थे। दूसरी चीज़ जो हमने बोला आयु से संबंधित, या हम इसमें जो भर्तियां जो हुई हैं मैं वो भी बता दूं, इसमें रेलवे में भी हुई हैं, CGST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CISF, इन सब के अंदर सभी अहम विभागों के अंदर बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जितनी भर्तियां निकली, सरकार उसकी जांच कर सकती है। उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर CGST डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके अंदर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बॉडी बिल्डिंग के नाम पे अन्य खेलों के भर्ती कर दिए गए हैं। उसमें गुमराह करने का अगर देखेंगे तो उसमें संस्था ही दोषी पाई जाएगी। दूसरी चीज़ ये है फर्जी आयु की। फर्जी आयु से संबंधित शिकायतें पहले भी की गई हैं उन पे। अभी जैसे अभी हम बात करें तो फर्जी आयु से संबंधित सहारनपुर के अंदर एक लड़का अभी जेल गया, और अभी क्योंकि उसके द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए थे, आयु में उसने 13 साल कम किए हुए थे। तो ऐसे ही सभी जो विभाग हैं उनमें अगर जांच करेंगे और उनकी गहन जांच जब होगी, क्योंकि क्या होता है जो मेन चीज़ है, और मैं सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूँ
कि जितनी भर्तियां फर्जी आयु से संबंधित मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर दोबारा 10वीं 12वीं की गई है। अच्छा। क्या ना, जैसे अभी हमने हमारे मुख्यमंत्री जी का सुना था, क्या आपका 2 बार जन्म हुआ है क्या? आप 2 बार जन्म लेंगे और 2 बार ही कागज तैयार कराएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर इस तरह की घटना सरकार ने भी इस मामले में सख्ती दिखाई थी। हम अपने दर्शकों को बता दें, कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बयान आया था कि अगर जिस किसी ने भी इस तरह से आयु में छेड़छाड़ की है आयु प्रमाण पत्रों में, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और जिस तरह इन्होंने बात की, गौरव कपिल ने बताया कि हाँ बिल्कुल मुख्यमंत्री साहब का यही बयान था कि क्या कोई व्यक्ति जो है वो 2 बार जन्म लेता है, क्योंकि इससे उनकी सख्ती दर्शाती वो सामने आती है कि हाँ किस हिसाब से वो इस चीज को ले रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है वो नरम में नरम और गरम में बहुत ज़्यादा गरम है। मतलब उनका सीधा सा है कि गलत है तो छोड़ूंगा नहीं। तो अगर हम बात करें, हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लगातार खिलाड़ियों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं और लगातार वो देखने में भी आ रहे हैं। वो रिजल्ट्स हम 2014 के बाद से ओलंपिक्स में, नेशनल चैम्पियनशिप, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में हम देख सकते हैं। परंतु इस तरीके की जो संस्था है, जो ये फर्जी दस्तावेज प्लस जो लड़के फर्जी आयु प्रमाण पत्रों के साथ भर्ती हो रहे हैं, अब अगर 35 साल का लड़का 25 साल के लड़के की जगह खा के वहां पर वो स्थान ले लिया, तो उसने देश का मेडल तो खोया ही खोया, एक उभरते हुए खिलाड़ी का भविष्य भी खा गया, वो गर्त में डाल दिया उसने। और खेल शारीरिक क्षमताओं के आधार पे वहां पे 35 और 25 की बराबरी नहीं हो सकती। मानसिक लेवल पे कोई किसी भी पॉजिटिव हो सकता है, अपने आप को प्रिपेयर मान सकता है। शारीरिक क्षमता जहां पर है वहां पर वो नजर आती है। तो यहाँ पर सरकार के प्रयासों के साथ भी खिलवाड़ किया इन लोगों ने। तो ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई इसलिए ज़रूरी है और इसकी गहन जांच इसलिए ज़रूरी है कि ये कोई छोटा मोटा तंत्र नहीं है जो फर्जी दस्तावेज आज देश के अंदर बड़े लेवल पे घुसपैठ हो रही है। वही लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, वो कागज भी वहीं से बन रहे होंगे जहां से इन लोगों ने तैयार कराए होंगे। तो इस चीज़ के ऊपर गहन जाँच हो और कठोर से कठोर कार्रवाई हो। गौरव कपिल, एक बात जो आप कह रहे हैं और इसमें बड़े सारे सवाल जो हैं वो उठते हैं, आयु प्रमाण पत्र को लेकर भी कई सवाल उठते हैं। और उसमें जब, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो कमेंट्स में कई बार पूछ चुके हैं कि आयु प्रमाण पत्र जो है वो तो संस्था जारी नहीं करती है, तो यानी कि आयु प्रमाण पत्र जारी करने वाला डिपार्टमेंट जो है वो भी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं है। तो इसमें आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में आयु प्रमाण पत्र जारी करने वाला डिपार्टमेंट भी इसमें शामिल है या फिर इसकी कोई और कहानी है? जो आयु प्रमाण पत्र जारी करने वाला विषय है, जितने विषयों के अंदर हमने मतलब उसके पता किया है, उनके अंदर एक ही चीज़ जो मैंने पिछली बार भी बोली थी कि जो दस्तावेज तैयार किए गए, जो सरकार ने एक योजना उनकी लोक हित में थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर हों, ओपन बोर्ड का उसमें कागज प्रयोग किए जा रहे हैं। ओपन बोर्ड के कागज, ये जो आयु प्रमाण पत्र दोबारा 10वीं 12वीं हो रही है वो ओपन बोर्ड से हो रही है ज्यादा। यानी ओपन बोर्ड का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अभी तक जितने केस पकड़े उसमें ओपन बोर्ड के सारे पेपर्स इस्तेमाल, यानी उसमें मार्कशीट जो है उसका यूज किया गया। तो आप जब उनकी जांच करेंगे तो वो सही पाई जाएंगे वहां पर। अच्छा, लेकिन उसमें आयु घटाई गई है जी। यानी आप जब उसकी जांच करेंगे, उसका एनरोलमेंट नंबर वगैरह डालेंगे तो नजर आएगा कि हाँ ये सो एंड सो व्यक्ति है और ये सब चीजें मिलेंगी जी। लेकिन वहाँ पर जो खेल हुआ है, जो हम खेला कह रहे हैं वो आयु का, वो वहाँ पर ही जो है घटा दी गई है आयु दोबारा। क्योंकि मेरे मन में भी ये सवाल है तो दर्शकों के मन में भी ज़रूर होगा कि आपने ओपन बोर्ड से 10वीं की 12वीं की, तो वहाँ भी तो अपनी आयु दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपके पास चाहिए। कोई भी कि हाँ मेरे आयु प्रमाण पत्र ये है, मेरा आयु प्रमाण पत्र, इसके आधार पर मेरी 10वीं की मार्कशीट जो है वो तैयार की जाए। ये विषय सरकार का है। मैंने क्या बोला, हम क्या चीज़ कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जांच इस चीज़ की होनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो इन लोगों को ऐसे दस्तावेज बनाने में मदद कर रहे हैं। मैंने बताया एक विषय के अंदर 8वीं की टीसीबी उसी संस्थान के द्वारा मतलब प्रोवाइड कर दी गई है। अच्छा, जिसमें आयु उसकी बदलने के में मदद मिली है जी। तो जांच और हम बार-बार जांच मांग रहे हैं हम, इसीलिए आधार कार्ड में जब मैं मान लिया मेरी आयु 91 की पैदाइश हूँ मैं, मान लिया तो मैंने दोबारा अपने कागज 98 के बना रहा हूँ मैं,
तो 91 पे मेरा ऑलरेडी आधार कार्ड बना हुआ था। जी। तो मैंने जाके, अगर वो पहले मेरे 91 पे बन गया, मैंने जाके अपनी 98 बॉन्ड की मार्कशीट दिखा के मैं उसको बदलवाऊंगा तो वो अपडेट हो जाती है जी। है ना। अब यानी इसका- आपके कहने का मतलब ये है कि मेरी 95 की डेट ऑफ बर्थ है, मुझे वो करनी है 2000 की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि ओपन बोर्ड से मैं सर्टिफिकेट लेता हूं, अपनी 10वीं की मार्कशीट जो है वो लेता हूं या 10वीं करता हूं। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मैंने 10th या प्लस 2 की गई, मैंने 10th या प्लस 2 की ओपन बोर्ड से, और उन सर्टिफिकेट्स में मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2000 सन 2000 की लगाई या दर्शाई, जैसे भी करके, और वहाँ वो मेरे पास सर्टिफिकेट आ गया कि हाँ मेरी 10th की जो मार्कशीट है या प्लस 2 की जो मार्कशीट है वो सन 2000 की डेट ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग। फिर मैं जाता हूँ अपना आधार कार्ड चेंज करवाने के लिए, आधार सेंटर जाता हूँ, या आजकल बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ आप अपना आधार कार्ड जो है वो चेंज, जन सेवा केंद्र हैं, उनको चेंज करवा सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ कोई भी डिटेल हो चेंज करवा सकते हैं। फिर मैं वहां जाता हूं और वहां पे मैं प्रमाण पत्र के तौर पर, अपनी एज का प्रमाण पत्र के तौर पर अपने सर्टिफिकेट्स 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट है उसको पेश करता हूं कि हाँ जी ये मेरी 10वीं की मार्कशीट है, ये मेरी प्लस 2 की मार्कशीट है, और उसके आधार पर फिर आधार कार्ड पे भी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज हो जाती है, और उसी को लेकर फिर मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी हो गए, फिर मेरे पास जो है आधार कार्ड भी हो गया, और अगर ड्राइविंग लाइसेंस जो है मैंने नहीं बनवाया तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो भी हो गया। हाँ। पर वोटर कार्ड का क्या फिर वोटर कार्ड पे कैसे? वोटर कार्ड में भी एक फॉर्म 8 ऑप्शन है, जैसे आधार कार्ड में एडिट हो सकता है चीजें, कोई त्रुटि, और आपको पता भी होगा कि किसी के नाम में करेक्शन आ गया, वो करेक्शन तो हो जाता है ना। तो वैसे ही उसके अंदर भी ऑप्शन है, लेकिन उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज कैसे हो रहा है? फॉर्म 8 जो है, चुनाव आयोग ने फॉर्म 8 का अर्थ हुआ संशोधन। संशोधन जो रूप है वो ये है कि आज एक व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और वो दूसरी जगह चला जाता है, तो उसमें रखा ये गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने पे संशोधन मात्र उसमें फॉर्म 8 के अंतर्गत ही हो जाता है। लेकिन उन्होंने इसका भी मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, उन्होंने नाम में भी बदलाव, क्योंकि जब ये 10वीं 12वीं हो रही है ना दोबारा, तो उसकी जो वास्तविक नाम है वो भी वहां पे परिवर्तित किए जा रहे हैं, उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया जा रहा है। यानी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज, नाम में भी थोड़ा सा, यानी आपका नाम, जैसे मेरा नाम सरनेम चेंज कर दिया, मेरा नाम गौरव है या गौरव कपिल है ना, तो मैं इसमें क्या करूंगा कि नाम की स्पेलिंग में डबल एल कर दूंगा, या वो करने से तो वो गौरव पर की जगह गौरव कर दूंगा। इस तरीके के बदलाव करके वो दस्तावेज ऐसे तैयार हो रहे हैं। लेकिन जब जांच की बात आती है तो फिर वही बात आ जाती है कि हिस्ट्री कहाँ से लाओगे, है ना, किसी को वो फिर पूरी हिस्ट्री जो है वो तब निकलती है जब जांच जो है इसमें आती है। तो कहने का अर्थ ये है कि फर्जी पहले, सबसे पहले आपने मार्कशीट बनवाई, फिर उसी के आधार पर फर्जी आपने आधार कार्ड बनवाया, फिर उसके आधार पर वोटर कार्ड में चेंज, और फिर सर्टिफिकेट लिया, अन्य दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट हैं, बहुत चीजें हैं, वो सब तैयार हो जाती हैं, चीजें हैं, तो ये सारे कार्ड हैं, सब तैयार हो जाता है। सब तैयार करके और फिर आपने फर्जी सर्टिफिकेट हासिल किया, और उस फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की। इस चीज को रोकने की अगर बात करें तो एक काफी हद तक इसमें लगाम तब लग पाएगा कि माता पिता से, क्योंकि मैक्सिमम केसेस के अंदर यही पाया गया है कि माता पिता को पता ही नहीं कि उनके बच्चों ने क्या गलती कर दी जी, और माता पिता कभी नहीं कहेंगे कि आप इस तरीके से इन चीजों को अर्जित करने का प्रयास करो। वहां पर यही स्थिति आई निकलकर। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बच्चे या अन्य गतिविधियों से जुड़े हुए बच्चे, उनके दस्तावेजों का खुद भी अवलोकन करें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर विभाग, और सबसे ज़्यादा जैसे ये संस्था जिम्मेदार है, इस संस्था से भी उन लोगों के दस्तावेजों से संबंधित एफिडेविट प्रस्तुत कराए जाए। इनके भी एफिडेविट लगे, माता पिता के एफिडेविट लगे, तब पता लगेगा कि माँ बाप को भी ये पता हो कि मेरे बच्चे की वास्तविक आयु तो ये है, लेकिन ये यहाँ पर दर्शाई क्या जा रही है। तब उनकी नॉलेज में आएगी कि बच्चे ने गलती की है, तो वो पहले ही उस अपराध से बच्चा बच जाएगा। वही अगर जिम्मेदारी आप एसोसिएशन से लेना शुरू कर देंगे कि आप एफिडेविट देंगे, आपकी संस्था से खेला हुआ बच्चा है, आप इसका एफिडेविट देंगे आयु से संबंधित, दस्तावेजों से संबंधित, तुरंत लगाम लगनी शुरू हो जाएगी उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल। तो दर्शकों, आखिर में आपसे जो कहना है वो यही, सबसे पहली बात तो यही है कि जिस हिसाब से इस संस्था का भंडाफोड़ जो हुआ, किस तरह से पर्दाफाश हुआ, और गौरव कपिल शुरुआत से इस बात को कह रहे हैं, और इसमें बड़ी कामयाबी जो
हम मानते हैं कि हमें भी मिली, और गौरव कपिल हम दोनों ही मुझे लगता है कि हमारे प्रयास हैं, और हमारा प्रयास जो है वो यही है कि हाँ, जो हकदार है उसको उसका हक मिले, और जो आरोपी हैं उनको उनके किए की सजा मिले। गौरव कपिल, आप हमारे इस शो में आए और इतना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर आपके साथ और आपके प्रयास और साथ साथ में हमारे प्रयास कोई ना कोई रंग ज़रूर लाएंगे। नहीं, मेरा तो यही प्रयास है कि मेरे देश का हर नागरिक जागरूक बने, गलत को गलत और सही को सही कहने की ताकत रखे। और आपके द्वारा जो सकारात्मक प्रयास किए गए हैं उनके रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं। आपके माध्यम से जागरूकता आई है लोगों में, और भिन्न भिन्न राज्यों से और ज़िलों से मेरे पास उस तरीके के दस्तावेज़ और वो सब चीज़ें आने शुरू हो गए हैं। तो ये सब कहना जो हमारे देश का एक स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है, उसका ही परिणाम है। तो लगातार इस पे बने रहेंगे, और जब तक इसके आखिरी मुकाम तक इसको ना पहुंचा दें तब तक इस पे लगे रहेंगे। सत्यमेव जयते। हमारी भी यही कोशिश है कि जब तक इस काम को आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंचा देते हैं तब तक हम इस पर डटे रहेंगे। ये हमारी आपसे भी और दर्शकों से भी एक बात है जो हम कहना चाहते हैं कि आखिर तक हम इस मामले में डटे रहेंगे, और जब तक इसका मुकाम जो है वो हासिल नहीं हो जाता है तब तक हम इस खबर को, इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं।